हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के लिए अगली वीडियो का वेट करेंगे। तो चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम लोग ये सारी चीजें। चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं हम लोग, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्लास 8 में चैप्टर 13 में आपको सिर्फ और सिर्फ मैनमेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसके पहले स्टैंडर्ड 7th में आप पढ़ चुके हैं ओवरऑल फाइबर्स। चैप्टर जो था 7th में वो आई थिंक था फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। तो आप क्या जानते हैं? सबसे पहले द डेफिनेशन फाइबर की। Fiber is a long, thin wire-like structure generally used for making a wide range of materials like ropes, cloths, parachutes, etc. Now, फाइबर को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फाइबर्स आर बेसिकली divided into two categories. जो पहली कैटेगरी है हमारी फाइबर्स की, वो है नेचुरल फाइबर्स, एंड द सेकंड वन इज सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। ये दो कैटेगरीज रखी है। और नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं आप नेचुरल फाइबर्स के बारे में? उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले थोड़ा सा, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। नेचुरल फाइबर्स में आप जानते हैं दैट द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर नॉन एज नेचुरल फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। नेचुरल सोर्सेज से जो भी फाइबर मिलेंगी उनको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात कर लें तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। लाइक जूट, जूट का प्लांटेशन होता है, एक प्लांट है उससे मिलता है। कॉटन भी प्लांट से मिलता है हमें। सिल्क, सिल्क वर्म से मिल जाता है हमें। और वूल, जिसके लिए कई सारे एनिमल्स हैं, है ना, जिनसे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें कर देते हैं सिल्क हम लोग को मिलता है सिल्क वर्म से। एंड वूल इज शिप से हमें मिल जाती है, गोट्स से मिल जाती है, कैमल से मिल जाता है हमें, याक से मिल जाता है, और भी कई सारे जानवर है जिससे हमें वूल काफी इजीली मिल जाता है। सो नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर obtained फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है। इन नेचुरल फाइबर्स को हम यूज करते हैं फैब्रिक्स बनाने में, जिन फैब्रिक्स को बाद में क्लॉथ्स के तौर पे यूज कर लिया जाता है, काफी सारी हाउस होल्ड आर्टिकल्स के तौर पे यूज कर लिया जाता है, रोप्स, कारपेट्स, और भी ना जाने कितनी हमारी डेली यूज की जो चीजें हैं उनमें इन फाइबर्स का यूज किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ जो डिमांड है फाइबर की, जो डिमांड है फाइबर से बने हुए फैब्रिक्स की या उनसे बने हुए मटेरियल्स की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। एंड नेचुरल फाइबर से ये सारी की सारी डिमांड जो है वो कर्टेल नहीं हो सकती है, वो फुलफिल नहीं हो सकती है। सो ये जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, किस काम के लिए? फुलफिल द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। एवर इंक्रीजिंग डिमांड क्यों है ये? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज है
जो बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ये चीजें बढ़ती जाएगी। तो क्या किया गया, इस एवर इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया आर्टिफिशियल फाइबर्स। ठीक है, तो एक जो रीजन है वो क्या है कि बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाया गया। इन्हीं आर्टिफिशियल फाइबर्स के जो दूसरे नाम हैं वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। और इन्हीं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। सो बात आगे के इस पूरे चैप्टर में कहीं भी हम लोग सिंथेटिक फाइबर की कर रहे हैं या आर्टिफिशियल फाइबर की कर रहे हैं या मैनमेड फाइबर की कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये तीनों चीजें सेम है, ये अलग नहीं है। नाउ पहली रीजन तो हमने जान ली, दैट क्या है, एवर इंक्रीजिंग जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए किया गया। बाकी और भी रीजन होंगे, सिर्फ एक रीजन तो नहीं रही होगी। तो वो सारे रीजंस भी हम लोग आगे चल के धीरे धीरे समझते जाएंगे कि वो क्या क्या रीजंस रहे जिनके कारण सिंथेटिक फाइबर्स को डेवलप करना पड़ा। तो हम लोग ऑफिशियली अब अपने चैप्टर में हैं। हमारे चैप्टर की ये पहली टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स, और इसी को हमें समझना है। तो फाइबर्स का डेफिनेशन हमें पता है, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, द फाइबर्स that are developed artificially without using natural sources. Natural sources like plant or animal waste are known as synthetic fibers. मेनली सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। सो उसमें कुछ भी चीजें नेचुरल नहीं होती हैं ना। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कई सारे एग्जांपल्स हमारे दिमाग में आते हैं, लाइक नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्सेट्रा। आज हम लोग काफी ज्यादा वैरायटी के सिंथेटिक फाइबर्स को यूज करते हैं, और उसके पीछे की जो रीजंस हैं वो हम लोग जानते हैं कि एक तो ये काफी सस्ते होते हैं, प्लस ये ड्यूरेबल होते हैं इन मेनी वेज। तो एक तो पहला क्वेश्चन ये रहता है, व्हाई सिंथेटिक फाइबर्स, क्यों यूज करना है सिंथेटिक फाइबर्स भी। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग ये नहीं बता रहे कि सिंथेटिक फाइबर्स अच्छे हैं या बुरे, हम लोग बस ये दिखा रहे हैं कि नीड क्या है। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स की जगह सिंथेटिक फाइबर्स लोग प्रेफर क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो यही है, चीपर देन नेचुरल फाइबर्स। ड्यूरेबल है, आप कॉटन का कोई कपड़ा ले लो, वो काफी जल्दी खराब होने लगता है, बट आप सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स लेते हो वो काफी लंबा चलता है, वो ड्यूरेबल होता है, स्ट्रांग होते हैं ये नेचुरल फाइबर के मुकाबले। और इजीली अवेलेबल है।
कॉम्परेटिवली कम मेंटेनेंस खोजते हैं ये भी एक रीजन है। सो ऐसे और भी कई सारे रीजन्स हैं जिनके कारण आज सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। अब इसमें भी ये चीजें इतनी आसान नहीं है। अभी हम लोग को ये समझना होगा कि क्यों ऐसा है, नेचुरल फाइबर्स थोड़े कमजोर क्यों पड़ जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है वो थोड़े स्ट्रांग क्यों पड़ जा रहे हैं। और उसको समझने के लिए आपको समझना होगा पॉलीमर्स और मोनोमर्स के बारे में। ठीक है, तो उसको समझते हैं हम लोग। जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो काफी सिंपल मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। नेचुरल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनको हम लोग मोनोमर्स कहते हैं। अब ये जो मोनोमर्स है, जैसा कि इनका नाम है, ये काफी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। जो इनमें कॉम्बिनेशन है वो छोटी है और काफी लॉन्ग चेन को ये बना नहीं पाते, तो ये कॉम्पेरेटिवली थोड़े वीक हो जाते हैं। कुछ इस तरीके की होते हैं ये। वेल, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ मॉलिक्यूल से बनती है, जिनको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये कुछ इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। अब ये जो इंटरकनेक्शन है ये क्या करता है, सिंथेटिक फाइबर को वो सारी क्वालिटीज देता है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। वो उसको ड्यूरेबल बना देता है, स्ट्रांग बना देता है, लेस मेंटेनेंस वाला बना देता है। सो ये साथ ही साथ लोगों के लिए प्रेफरेबल भी बन जाता है। नाउ जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम लोग इन पॉलीमर्स को बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम भी आप जान लीजिए। उस प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को एज अ पॉलीमर डेवलप करते हैं, उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग a large number of small molecules to form a long chain of polymer is known as polymerization. सो पोलिमराइजेशन आसान है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग छोटे छोटे
मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके एक लंबा सा पॉलीमर का चेन बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब पॉलीमर जो वर्ड है ना, ये आया कहाँ से, ये आप समझ लीजिए। ठीक। पॉलीमर जो वर्ड है, ये बेसिकली ग्रीक से आया है। ये ग्रीक लैंग्वेज से इसकी ओरिजिन हुई है, और ये दो छोटे छोटे शब्द हैं, इनसे मिलकर बना है। ठीक है। पोली एंड मर्स, या फिर इसको हम लोग मेरास भी कहते हैं। ठीक है। अब पोली का जो मतलब होता है वो होता है मेनी, और मर्स या मेरास का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स। ठीक है। तो कई सारे छोटे 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 यूनिट से मिलकर जो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है पॉलीमर इससे। उसी तरीके से मोनोमर्स का भी आप समझ सकते हो, ये भी वहीं से आया है, ग्रीक से ही आया है। इसमें मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, मर, जो कि एक्चुअली मर्स या मरास से आया है, इसका मतलब स्मॉल यूनिट। या फिर इसको हम लोग एज अ पार्ट भी समझते हैं, एज अ सिंगल पार्ट और अ स्मॉल पार्ट और अ स्मॉल सिंगल यूनिट। मोनोमर है, कॉम्प्लेक्स है तो पॉलीमर है। नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स के इस पूरे खेल में कुछ चीजें हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग एज अ सेमी सिंथेटिक मटेरियल और सेमी सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये क्या है, जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप फिर भी नोट करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें मैं लिख देता हूँ। जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, ये लाई कहाँ करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक के बीच में। ठीक है। दीज आर बेसिकली केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल फाइबर्स। मतलब जो बेसिक सोर्स है इनका, ये नेचर से ही है, नेचर से ही इनको एक्सट्रैक्ट किया है, लेकिन एक स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद इनको, इनमें थोड़ी सी सिंथेटिक क्वालिटीज भी आ गई। ठीक है। इसको लिख सकते हो आप, these polymers are obtained from natural sources by subjecting them to some specific chemical process, to some specific chemical process। तो कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस से करके गुजारने के बाद जो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन्ड फाइबर को कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद जो हमें मिलता है, दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें आप वल्कनाइज्ड रबर बैंड्स, रबर्स रख सकते हो, जो कि एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। और इसको बनाते कैसे हम लोग, इसको बनाते हैं, मॉल्टेन रबर ले लेते हैं हम लोग, उसमें मॉल्टेन सल्फर जो है हमारा, जो कि जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, येलोविश कलर के है ये, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं।
टेम्परेचर एंड प्रेशर्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही इन दोनों को मिलाने पे वल्केनाइड रबर मिलता है हमें। ठीक है, दैट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नाउ इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में कौन कौन से हैं अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स जिनके बारे में जानना है हमें, उनके बारे में थोड़ी सी बात समझ लेते हैं हम लोग इस क्लास में। सबसे पहला जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है दैट इज रेयन। रेयन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? रेयन के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए वो है कि रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। अब बच्चों एक बात समझो कि अगर नेचुरली सिल्क मिल रहा है, सिल्क की काफी सारी खूबियां हम लोग जानते हैं, वो शाइन करता है और सॉफ्ट है, लाइट वेट है, जिसके कारण प्रेफर्ड होता है ये क्लॉथिंग में। तो अगर सिल्क मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है तो फिर रेयन बनाने की जरूरत क्या है ना? इसके पीछे की जो बात है वो आप समझिए। रेयन जो है, सॉरी, सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। सिल्क वॉर्म कुछ खास तरीके के पेड़ों पे पाए जाते हैं, हर जगह नहीं मिलते ये। प्राइमरीली सिल्क वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चाइना। सिल्क वॉर्म से सिल्क को ऑब्टेन करने का काम चाइना में हुआ था। एंड चाइना रूल्ड फॉर सम टाइम थ्रू सिल्क। इंडस्ट्रियल मार्केट में, सॉरी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में चाइना ने एक लंबे वक्त तक रूल किया थ्रू सिल्क, क्योंकि सिल्क अपनी क्वालिटीज के कारण पॉपुलर था। और जो एक कंट्री थी जहां से ये मिल रहा था, जहां से ये मार्केट में जा रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, वो कंट्री थी चाइना। जिसके कारण अगेन द एवर ग्रोइंग नीड्स जो है, डिमांड्स जो है, वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। प्लस ये काफी कॉस्टली हो रहा था। इसकी टेक्सचर इतनी अच्छी है, इसकी डिमांड्स ज्यादा हो रही थी, बट ये कॉस्टली है। सप्लाई इसकी लिमिटेड हो रही थी क्योंकि एक ही कंट्री सप्लाई कर रही थी, एंड दैट कंट्री चाइना was not willing to reveal the secrets of this particular fiber। सिल्क की बात कर रहा हूँ मैं। सिल्क के सीक्रेट्स नहीं बताते थे वो, कि वो कहाँ से मिल रही है, सिल्क वर्म से है या किसी दूसरे जानवर से है, किसी पेड़ से है, ये बात कोई बता नहीं रहा था। तो अब लोगों को लगा कि जैसी क्वालिटी सिल्क में दिख रही है, देयर इज अ वेरी अनलाइक चांस कि वो नेचुरल होगा। और चाइना की जो एक एक्सपेरिमेंटल नेचर है कि वो चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो बाकी कंट्रीज के साइंटिस्ट्स ने भी क्या किया, दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग कुछ नेचुरल सोर्सेज ले लेके कि शायद कुछ बन जाए सिल्क जैसा। एंड व्हाट दे सक्सेसफुली डिड बाय द लेट 19th सेंचुरी, 19th 19वीं शताब्दी के अंत में। 19वीं शताब्दी का अंत मतलब आप समझ सकते हो, इट वाज लाइक 1890 के बाद वाले हिस्से में। जो 19वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्ट ने एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया और सिल्क के काफी आसपास की एक चीज बनाई, एक ऐसी फाइबर को डेवलप किया उन्होंने जो कि सिल्क की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। ठीक है, और इसको ऑब्टेन कैसे किया गया था? तो इसको ऑब्टेन किया गया था, मैं लिख देता हूँ, ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प की केमिकल प्रोसेसिंग से इस
फाइबर को ऑब्टेन किया गया था और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो काफी हद तक मिलती जुलती हैं सिल्क से। has very similar properties to सिल्क। अब चूंकि ये सिल्क से मिलता जुलता है, सिल्क तो है नहीं। अब क्या हुआ कि मार्केट में जब सिल्क के जैसा एक दूसरा फाइबर मिलने लगा तो चाइना वाज कंपेल्ड, मजबूरी हो गई उसको कि वो लोगों को अब बता दे कि नहीं देखिए मार्केट में जो दूसरी चीज मिल रही है जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क के जैसी है वो सिल्क नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है, वो क्या है, रेयन हैंड सिल्क, ऐसा ऐसा है। तो ये एक कोशिश थी सिल्क को बनाने की, जो कि चाइना छिपा रहा था लोगों से कि सिल्क कैसे बनता है या क्या है। तो इस कोशिश में ही क्या किया गया था, रेयन को बना दिया गया था। बनाया कैसे गया था, जो रॉ मटेरियल है जिसको रेयन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया गया था वो क्या था, वुड सेल्यूलोज, जो कि एक नेचुरल फाइबर है। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रॉ मटेरियल यूज टू प्रिपेयर रेयन इज वुड पल्प। वुड पल्प जो है, वुड पल्प में सेल्यूलोज होता है, तो हम लोग यहाँ सेल्यूलोज ही लिखते हैं, जो कि एक नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर। अब इस नेचुरल फाइबर को प्रोसेस करके सिल्क लाइक फाइबर प्रिपेयर किया गया। लिख देते हैं, दिस नेचुरल फाइबर इज chemically processed to obtain a सिल्क लाइक, सिल्क के जैसा फाइबर ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसी कारण से कभी कभार इसको रीजेनरेटेड फाइबर भी कहते हैं हम लोग। कि देखो सेल्यूलोज जो है वो ऑलरेडी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो सेल्यूलोज होते हैं जो कि पेड़ों में पाए जाते हैं, जानवरों में नहीं होते। जानवर में कहने का मतलब ह्यूमन बींग्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है सेल्यूलोज डेवलप करना या डाइजेस्ट करना। रुमिनेंट्स इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। नेचुरली सेल्यूलोज जो है प्लांट्स में मिलता है। अब ये सेल्यूलोज ऑलरेडी फाइबर के फॉर्म में होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, बट इसको दोबारा केमिकल प्रोसेस किया जाता है रेयन बनाने के लिए। इसीलिए जो चीज ऑलरेडी जनरेटेड है उसको दोबारा जनरेट कर रहा है, सो इट इज रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है, सो रेयन इज अ सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है ये। बट हम लोग इसके लिए कभी इसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में अच्छे से डाल नहीं पाते। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है दैट विच इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर डेवलप्ड, आप हमेशा नाइलॉन लिखते हो, क्योंकि सबसे पहला जो सिंथेटिक फाइबर फुली सिंथेटिक फाइबर जो डेवलप हुआ था वो नाइलॉन ही था। रेयन सिंथेटिक था। रेयन से साइंटिस्ट को आइडिया मिली कि वो दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज करके सिंथेटिक फाइबर्स बना सकते हैं, बट जो इसका बेस मटेरियल है वो क्या है, एक नेचुरल फाइबर है। तो क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में जब आप देंगे, यू विल हैव टू बी स्मार्ट कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन फुल्ली सिंथेटिक फाइबर पूछ रहा है तब तो नाइलॉन जाएगा, सिर्फ सिंथेटिक पूछ रहा है तो रेयन कैन बी द आंसर। सो यू विल हैव टू पिक एनी वन आंसर विद अ वेरी स्मार्ट चॉइस। वो आप क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे। नाउ एक सबसे छोटा काम हम लोग कर लेते हैं आज के क्लास में, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे इस क्लास को। वो है यूजेज को समझ लेना कि भाई इतनी ज्यादा क्रेज क्यों थी, लोग इतने ज्यादा दीवाने क्यों थे सिल्क के, या
रेयॉन के आने के बाद ऐसा क्या हो गया, रेयॉन के यूजेस पढ़ लेने वाले हम लोग कि रेयॉन को क्यों यूज करा। तो सबसे पहला तो वही है, इट इमिटेट्स द फील एंड टेक्सचर ऑफ सिल्क। इसकी बनावट जो है और इसकी स्किन पे जो फील है वो सिल्क के जैसी है। ठीक है, इसको अगर मिक्स किया जाए दूसरे फाइबर्स के साथ तो ये काफी इजीली वुल, कॉटन और लिनन को भी मिमिक करता है। सो पहली क्वालिटी तो इसकी यही होती है। ठीक है, काफी बार हम लोग इसको यूज करते हैं बेडशीट्स बनाने में। बेडशीट्स कैसे बनाते हैं, कॉटन के साथ इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट्स बनाते हैं या फिर कारपेट्स बनाने में यूज करते हैं। कारपेट्स बनाने के लिए हम लोग इसको मिक्स करते हैं वुल के साथ। रुई जो है उसके साथ मिक्स करके लोग कारपेट बनाने में भी इसका यूज करते हैं ना। ये स्मूथ भी होता है, ठंडा रहता है प्लस कंफर्टेबल है। और इसकी इन क्वालिटीज के कारण इसके यूजेज और बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ इसको आप काफी इजीली डाई कर सकते हो। इनटू वास्ट रेंज ऑफ कलर्स या फिर विविड रेंज ऑफ कलर्स। आप कई सारे रंग इस पे कर सकते हो, इसको कलर कर सकते हो आप अलग अलग तरीके से। ठीक है, रेयॉन के साथ एक और अच्छी चीज है, इट इज कंफर्टेबल। तो इसको आप ऐसे लिख लो कि इट कैन बी कंफर्टेबली, इट कैन बी यूज्ड वेरी कंफर्टेबली ड्यूरिंग समर्स। समर्स के टाइम में आप इसको काफी कंफर्टेबली यूज कर सकते हो। क्यों यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब काफी ज्यादा चीजें, इसके काफी सारे फायदे हैं, चूंकि स्मूथ है, कूल है, कंफर्टेबल है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा, एक अच्छा टेक्सचर और फील देता है आपको सिल्क, वुल एंड कॉटन का, लिनन का। अगर प्रॉपरली इसको मिक्स किया जाए दूसरी फाइबर्स के साथ तो इसके कारण काफी ज्यादा यूज किया जाता है अपैरल्स बनाने में। कौन कौन से अपैरल्स बन जाते हैं, ड्रेसेस बन जाते हैं। आपके स्कूल के जो ड्रेसेस हैं उनमें रेयॉन मिक्स्ड होता है। जैकेट्स बनते हैं जैसे,
लाइनिंग्स बनती हैं कई सारी इससे, सूट्स में यूज किया जाता है इनको टू गिव दैट शाइनी टेक्सचर्स, हैट्स वगैरह में भी यूज करते हैं इसको, और भी कई सारे दूसरे अपैरल्स हैं जिसमें इसको यूज किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी एज सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इनका यूज करते हैं हम लोग। इसके अलावा टायर कॉर्ड्स में इनका यूज किया जाता है टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड शाइन। ठीक है, रेयन को हम लोग विस्कस रेयन के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर कहीं विस्कस रेयन है तो ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज है। आर्ट सिल्क के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके अलावा हम लोग जानते हैं दैट इसको सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इसको रीजेनरेटेड पॉलीमर या फाइबर, रीजेनरेटेड फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब इन 5 नामों में से एक तो रेयन इसका अपना नाम है ही, बाकी 4 नाम और, इनमें ये दोनों जो नाम है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा फेमस है। हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम कोई कपड़ा खरीदो उसमें आर्ट सिल्क या फिर विस्कस रेयन लिखा हुआ, तो अगर आर्ट सिल्क या विस्कस रेयन लिखा हुआ है दैट मीन्स उसमें रेयन का यूज किया गया है। सो ठीक है, रेयन पढ़ लिया हमने, रेयन के यूजेज पढ़ लिए, स्टार्ट किया हमने नेचुरल फाइबर के साथ, उसको थोड़ा समझा। सिंथेटिक फाइबर में रेयन जो कि पहला सिंथेटिक फाइबर भी है उसके बारे में समझ लिया, यूजेज समझ लिया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, क्यों बना, ये भी चीज हमने समझ ली। अगला नाइलॉन का है जो कि हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो आज वाले क्लास में